चलो, तो केएसपी अपना कंप्लीट हुआ था। सॉल्युबिलिटी और केएसपी के रिलेशंस किस तरह से फाइंड आउट होते हैं वो हो गया था। तो उससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन कहता है, या फिर हेडिंग अंडर हेडिंग हम करें कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी, है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। जैसे कि क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फाइंड द सॉल्युबिलिटी of AgCl in 0.1 molar AgNO3 सॉल्यूशन। गिवन है हमारे पास में KSP of AgCl is 10 की पावर -10। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा सॉल्यूशन। देखो, अब मेरे पास में AgCl जो ब्रेक होगा वो कैसे होगा, AgCl बट ऑब्वियस है कि Ag पॉजिटिव एंड Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी S। लेकिन हमारे पास में इनिशियली क्या पड़ा हुआ है, 0.1 मोल AgNO3 है। तो AgNO3 से भी मुझे क्या आएगा, AgNO3 से भी मुझे यहाँ पे 0.1 मोल Ag प्लस मिलेगा। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे कुल मिला के क्या हो जाएगी, S प्लस 0.1 हो जाएगी। क्लियर। तो अब यहाँ से KSP ऑफ AgCl इसके रिस्पेक्ट में मैं KSP लिखूंगी तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, S इंटू S प्लस 0.1, ये हो जाएगा। इतना समझ में आता है। जब मेरे पास में सिर्फ वाटर था तो उस केस में मेरे पास में अगर मैं देखूं कि इन वाटर सिर्फ, जब मैंने AgNO3 की बात नहीं की थी और AgNO3 जब नहीं लिया था तो सिर्फ AgCl की अगर हम बात करते हैं वाटर में, तो वहां पे मेरे पास में क्या आता था, KSP ऑफ AgCl। तो KSP ऑफ AgCl S² आता था इन केस ऑफ ओनली वाटर, जब कोई कॉमन आयन नहीं लग रहा था, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में S क्या हो जाएगा, S अंडर रूट ऑफ KSP। और KSP ऑफ AgCl क्या है, 10 की पावर -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 दैट इज Ag इक्वल टू 10 की पावर -5। मतलब मेरे पास में जब कॉमन आयन नहीं लगा था तो KSP दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl क्या थी, 10 की पावर -5 आती है। अब अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि चेक करें हम कि क्या होने वाला है, KSP का ये मेरे पास में रिलेशन आया। अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से आप यहाँ पे बोलोगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ Ag प्लस solubility of AgCl डिक्रीजेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एस होगी, मतलब वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -5 से कम हो जाएगी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एस डिक्रीजेस। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास में हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में हम एस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने एस को नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास में 10 की पावर -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 एस। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू 10 की पावर -9। मतलब AgNO3 सॉल्यूशन में अब जो नई सॉल्युबिलिटी आई है वो क्या है, 10 की पावर -9 आई है। पहले क्या थी, 10 की पावर -5 थी। तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। इतना समझ में आया। चलो नोट करो इसे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन 0.01 मोलर। गिवन है KSP of PbI2
इज 10 की पावर -13। तो अब यहाँ पे मेरे पास में PbI2, एक मिनट ना, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन 0.01 मोलर KI सॉल्यूशन, ये है। तो अब I का आपका क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो PbI2 ये ब्रेक होगा आपका Pb+2 और ये ट्वाइस I माइनस इसकी, सपोज ये एस था, ये एस, अब यहाँ पे ट्वाइस I, ट्वाइस एस प्लस 0.01 हो गया। तो KSP कितनी हो जाएगी, KSP हो जाएगी हमारी ट्वाइस, सॉरी, एस इंटू ट्वाइस एस प्लस 0.01 और ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। KSP गिवन है 10 की पावर -13। अब इसके कंपेरिजन में ट्वाइस इसको क्या कर सकती हूँ, इग्नोर कर सकती हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू एस, तो बचेगा क्या है, एस ब्रैकेट में 0.01 का है सोर्स ना, तो यहाँ पे एस प्लस का, सॉरी यहाँ पे अपना सिर्फ इतना बच रहा है 0.01 का स्क्वायर। तो एस यहाँ से क्या हो जाएगा, एस मेरा यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -9। पहले कितना था, 10 की पावर -13 दे रखा था। और अब मेरे पास में सोल्यूबिलिटी अगर मैं ऐसे चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, आप वहां से फाइंड आउट कर लोगे कि 4s³ से PbI2 क्लियर है। तो मेरे पास में अब जो न्यू सोल्यूबिलिटी आई है वो क्या हो गई, 10 की पावर -9 हो गई है। इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका क्या मीनिंग रहा होगा, जैसे अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वैसे यहाँ पे क्या है, साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी, क्या मीनिंग है इसका। कल्याणी के नाम से कौन है भाई, संस्कृति मैम। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ भैया, साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब है बच्चे। अच्छा, कल वाला वीडियो मतलब कल वाला लेक्चर और आज जो सुबह लेक्चर हुआ था ना, उन दोनों को एक साथ मर्ज करके अभी अपलोड करूंगी, ठीक है। वो हो ही रहा था अपलोड, लेकिन अभी क्लास लगानी थी तो इसलिए उसको अपलोडिंग से हटाया, नहीं तो फिर इधर क्लास में दिक्कत आती है। अरे साइमल्टेनियस का मतलब, अच्छा क्या होता है साइमल्टेनियस का मतलब, क्या होता है पहले ये बता दो। साथ साथ में, तो जब कोई दो सॉल्ट एक साथ सॉल्युबल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे पास में मतलब साथ साथ होने के लिए क्या चाहिए, कुछ कॉमन चाहिए, या तो कॉमन आयन या कॉमन कंपाउंड, जैसे कि अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास में कोई AB है सॉलिड और AC सॉलिड है ना। जब इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे तो क्या क्या केस निकल के आते हैं। ऐसा हो सकता है केस 1 में कि AB की जो KSP है वो बहुत ज्यादा होगी, किससे, KSP ऑफ AC से। केस नंबर 1 ये हो सकता है हमारे पास में। अब मतलब साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस टाइप के आ सकते हैं। अगर मेरे पास में मैंने ऐसा मान लिया कि अगर KSP ऑफ AB ज्यादा है किससे, KSP ऑफ AC से। पहला केस ये है। AB के केस में मैंने इसमें 10 की पावर -9 और इसके लिए AC के लिए KSP मैंने 10 की पावर -14 बोला है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड में पानी डालते हैं, तो अब पानी डाल देते हैं इसमें। तो जब आप AB में पानी डालोगे, मतलब AB सॉलिड था, पानी डाला, तो ये क्या होता है, सॉल्युबल होगा। सपोज कि ये सॉल्युबल हुआ तो ये टूटेगा किस में, A+ और B- में। इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लो, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S। तो अभी 2 है मेरे पास में, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में S1
और ये भी क्या हो जाएगा मेरा अभी S1। अभी जरा देखना है ना। फिर मेरे पास में क्या होगा कि ये जो AC है वो भी मतलब ये सब दोनों एक ही साथ चल रही है ना, कहानी एक ही बाल्टी में चल रही है। तो ये आपका ब्रेक हुआ A+ में और ये आपका ब्रेक हुआ C- में। तो सपोज कि इसकी भी मतलब जो AC है उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या S, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे S1 मान रहे हैं तो इसको क्या मान लेंगे S2। ठीक है, ये भी क्या आ गया आपका S2 आ गया। अब ये A और A दोनों कॉमन हो गए तो इसके लिए मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 और ये भी क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। इतना समझ में आता है? अरे यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि AB की सोल्युबिलिटी S थी तो इन दोनों की S1 और AC की सोल्युबिलिटी S सपोज S है तो इसके रिस्पेक्ट में 1 और 2 के रिस्पेक्ट में अपने S2 कर लिया। सब कुछ एक ही कंटेनर में हो रहा है इसलिए A जितना मिलेगा और यहाँ से A प्लस प्लस S1 प्लस S2 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास में KSP ऑफ AB के लिए हम क्या लिखेंगे KSP ऑफ AB। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ KSP ऑफ AB इज इक्वल्स टू, ये देखो S1 इंटू S1 प्लस S2। तो ये आया S1 और ब्रैकेट में आ जाएगा S1 प्लस S2। क्लियर? फिर हम क्या लिखेंगे KSP ऑफ AC। तो ये आपका S2 इंटू S1, तो S2 इंटू में क्या हो जाएगा आपका S1 प्लस S2। अब यहां से हमें ये समझ में आया है कि मेरे पास में ये जो है AB की जो KSP है वो बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में AC से। तो S2 तो आपका क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 0 0 कर दो। तो बचा क्या फिर मेरे पास में यहाँ पे S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -9। यहां से ये निकाल लो और S1 निकालो जल्दी से यहां से। S1 निकालो यहां से। मैं इसको लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 की पावर -10। तो यहां से S1 इज इक्वल टू 3.12 इंटू 10 की पावर -5 लगभग लगभग। तो यहां से मेरे पास में S1 आ गया। अब क्या करो, हमें पता है कि S1 और S2 कितना है 10 की पावर -14। तो S1 इंटू S2 इज इक्वल टू 10 की पावर -14। अब यहाँ पे S1 की वैल्यू रख लो और S2 फाइंड आउट कर लो। और वो जो S1 और S2 आए इन्हीं को हम क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AB एंड AC। निकालो S2 कर लो फाइंड। बता देना कितना आया है। जल्दी करो भाई। 3.2 into 10 raised to power -10। कितना कितना 3.2 into 10 raised to power -10। 3.2 इंटू 10 की पावर -10 चलेगा। ठीक है, तो S1 and S2 आर नोन एज simultaneous solubility of AB and AC। ध्यान रखना कि साइमल्टेनियस की बात कर रहे हो तो कुछ कॉमन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे A कॉमन था। ये अपना केस 1 था जहां पे मैंने ये रखा है कि KSP
ऑफ AB इज ग्रेटर देन KSP ऑफ AC। स्क्रीनशॉट लो। केस दूसरा है कि ये दोनों आप क्या कर लो, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। सेकेंड केस ये हो सकता है हमारा कि इफ KSP ऑफ AB इज इक्वल टू KSP ऑफ AC। जैसे ये 10 की पावर -10 और इसको हमने रखा 5 इंटू 10 की पावर -10। तो वही सब कहानी अब तुम्हें ही करना है। मैं AB, तो ये किस में ब्रेक होगा, A प्लस B माइनस AC, ये आपका ब्रेक हुआ A प्लस प्लस C माइनस, इधर से मेरे पास में ये हो जाएगा S1 प्लस S2, ये S1, ये क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 S2। तो KSP ऑफ AB क्या हो जाएगा आपका S1 इंटू S1 प्लस S2, दैट इज कितना दे रखा 10 की पावर -10, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर KSP ऑफ AC इज S2 एंड S2 ऑफ S1 प्लस S2, जो कि क्या है 5 इंटू 10 की पावर -10। अब कोई भी आपका निग्लिजिबल नहीं है, तो दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 2 करो। S1 अपॉन S2 कितना आया 1/5। 1/5। तो यहां से मेरे पास में S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/5, दैट इज S2 इज इक्वल टू 5S1 है ना। 5S1। हाँ ये 5S1 आ गया। अब KSP ऑफ AB क्या लिखोगे, S1 ऑफ S1 प्लस S2, ये दे रखा है 10 की पावर -10, तो यहां से S1 और S2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। S2 क्या रख दोगे यहाँ पे 5S1 करना जरा। एक बार फिर से देख लेना बेटा, सॉल्यूशन में कुछ गलती ना हो ना। ये हो जाएगा मेरा केस पे तो S1, तो S1 और ये 5S1 मतलब 10 की पावर -10 इज इक्वल टू 6S1 स्क्वायर है ना। हाँ तो S1 इज इक्वल टू √1/6 इंटू 10 की पावर -5। हाँ तो S2 कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है फिर 2 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5। 2 into 10 raised to power -5। -10 ना, -5 ही आएगा। अच्छा मुझे -5 नहीं सुना है, -10 सुना है। 2 इंटू 10 की पावर -10, ओ सॉरी 10 की पावर -5, S2 आया। हाँ हाँ क्लियर। हाँ मैम। तो एक इसे ये हमें मतलब इस टाइप से एक आता है सोल्यूबिलिटी पे, इसका स्क्रीनशॉट लो। साइमल्टेनियस सोल्यूबिलिटी के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया। कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे क्या होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है फाइंड the solubility of AgCl in 1 molar अमोनिया। गिवन है हमारे पास में KSP ऑफ AgCl, it's 10 की पावर -10 and Kf of
AgNH3 whole twice, it's 10 की पावर 8। अब यहाँ पे ये जो KF है ये क्या है, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो KF होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है। अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, हमारे पास में Ag प्लस आया, अब AgCl था वो ब्रेक हुआ होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, तो सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या है, अमोनिया है, तो अमोनिया के साथ में ये रिएक्शन करेगा और यहाँ पे मेरे पास में क्या बनाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे 2 है तो इसको यहाँ पे ट्वाइस NH3 कर देंगे। अब यहाँ पे K इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे, KF लिखेंगे, और ये जो KF होता है ये होता है KF आपका KD का इनवर्स। अब यहाँ पे KD क्या है, KD हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जस्ट अपोजिट। डी फॉर क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इतना समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, AgCl की सॉल्युबिलिटी अमोनिया में क्या होगी ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि AgCl सॉल्यूशन कहाँ और कैसे ब्रेक होगा, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो AgCl सॉल्यूशन है वो किसमें ब्रेक होगा, हमारा AgCl आपका Ag प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका AgCl ब्रेक होगा किसमें, Ag प्लस प्लस Cl माइनस में। यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी हमने मतलब पहले जब आपका इनिशियल जो अमोनिया की बात नहीं करेंगे तो सॉल्युबिलिटी S है ना, और इसकी भी कितनी आएगी S। फिर अब ये Ag प्लस क्या करेगा, आपके पास में अमोनिया रखा हुआ है तो अमोनिया के सॉल्यूशन में Ag प्लस अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम KF की बात करेंगे, तो यहाँ पे Ag हुआ, ये बनाएगा AgNH3 होल ट्वाइस, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट। तो अब इसके लिए जो KF दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 की पावर 8 दे रखा है, दैट इज बहुत ज्यादा है। और अगर ये बहुत ज्यादा है तो मेरे पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वी कैन से दैट कि Ag प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा खत्म होने लग जाएगा क्योंकि ये LR है। तो अब मैं इसकी सॉल्युबिलिटी पहले मैंने S थी, लेकिन जब ये बहुत कम बचा तो मैंने इसको मान लिया कि अभी Y बचा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, मेरा Y हो जाएगा। अमोनिया कितना दे रखा है, पहले 1 है ना, और लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2S हो जाएगा और ये आपका S हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे मैं KSP कितना लिख सकती हूँ, KSP लिखूंगी SY, तो यहाँ से मेरे पास में y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा मेरे पास में KSP अपॉन S, इतना समझ में आता है। अब KF के लिए बात करें तो KF क्या हो जाएगा, KF इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट मतलब S और यहाँ पे क्या जाएगा y इंटू 1 माइनस 2S का स्क्वायर। यहाँ पे आप y की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए, तो KF क्या है आपका 10 की पावर 8 है, S अपॉन में आप क्या रखोगे, KSP बाई S 1 माइनस 2S का स्क्वायर, इतना समझ में आया। सॉरी। अब क्या होगा, अब मेरे पास में यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 की पावर 8 इंटू KSP इज इक्वल टू S अपॉन 1 माइनस ट्वाइस S क्लियर का होल स्क्वायर। KSP की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, 10 की पावर माइनस 10 है, वो रखेंगे। और KSP की वैल्यू रखने के बाद में इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास में देखिए क्या आएगा, 1/10 इज इक्वल टू S अपॉन 1 माइनस ट्वाइस S
एंड S विल बी 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में इसकी सॉल्युबिलिटी निकल के आ जाती है। इतना समझ में आया? जरा देखें, सॉल्युबिलिटी हम किसके लिए चेक करते हैं? सॉल्युबिलिटी हम पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट के लिए या पार्शियल सॉल्युबल कंपाउंड के लिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्लूडिंग हाइड्रोलाइसिस। ये भी बहुत अच्छा है और इसमें क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड भी। आप उसमें कर नहीं पाओगे, उस टाइम पे सोच नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता देती हूँ क्या क्या देखना है इसमें। जैसे हमने देखा था कि जब आप सॉल्ट किसी भी सॉल्ट को ब्रेक करते हो तो उसमें एक केटाइन पार्ट होता है, एक एनाइन पार्ट होता है। फिर उसमें से जो स्पेक्टेटर आयन होता था उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता था, लेकिन जो स्पेक्टेटर आयन नहीं होता था उसका हम हाइड्रोलाइसिस कर लेते थे फर्दर, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में ऐसा भी हो सकता है कि स्पेक्टेटर आयन मतलब किसी भी सॉल्ट में केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। स्पेक्टेटर आयन का मतलब क्या था कि जो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स में इसको वो कर लेते हैं डिवाइड। जैसे पार्ट 1 है हमारा कि ऐसा सॉल्ट जिसमें एनायन प्रेजेंट हो या ऐसा सॉल्ट जिसमें केटायन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं solubility of salt in which anion is present। anion present है मतलब इसका केटायन वाला पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा, anion is हाइड्रोलाइज्ड। ऐसा कर लेते हैं। इसका फेमस एग्जांपल अपन ने लिया था एसिटिक एसिड का। जैसे कि मेरे पास में CH3COOAg कोई सॉल्ट है, ये जब आयोनाइज होता है पहले तो CH3COO माइनस प्लस Ag में ब्रेक डाउन होगा। क्लियर? इसमें से किसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊं? CH3COO का। तो अब हम वाटर में देख रहे हैं, मतलब हाइड्रोलाइज करवाते हैं। यहां से सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट इज हाइड्रोलाइसिस। पहले जब आपने इसको अब शुरू से कर रहे हैं ना, अभी इसमें मैंने वाटर डाला, तो जब वाटर डालेंगे तो हमें पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद में जो पार्ट ऐसे कन्वर्ट होगा, इनकी सॉल्युबिलिटी SS होगी। ये तो आपका KSP वाला पार्ट हो गया, है ना। फिर क्या होगा कि ये वाला पार्ट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, CH3COO माइनस प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में? यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। इतना समझ में आता है? तो इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे? इसके लिए तो हम KSP लिखेंगे और यहाँ के लिए हम इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे? KW/KA लिखेंगे। क्लियर? अरे हाँ है ना, बोलो भाई। हाँ मैम। तो यहाँ पे मेरे पास में सॉल्ट S-X, तो कितना X और X, तो यहाँ पे भी मेरे पास में क्या हो जाएगा? S-X हो जाएगा। तो KSP के लिए बात करूं तो यहाँ से KSP क्या हो जाएगी? KSP हो जाएगी मेरी कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर, दैट इज S minus X into S इंटू S-X। तो S इंटू S-X ये हो गया। यहां से KW/K इस वाले से, तो KW/K क्या हो जाएगा? KW/K हमारा हो जाएगा यहाँ से X² अपॉन upon S. S-X। क्लियर? अब दो अननोन ही आ गए, तो यहां से हमें क्या कर लेना है? S और X की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इनको सोल्व करके निकाल लेंगे। आ गया? हाँ मैम। तो जब भी आप ये कंसिडर करोगे तो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का इस तरह से पूछा जा सकता है। अब जरा बात बताओ कि ये भी होता है कि आपने जब हाइड्रोलाइसिस किया है ना, हाइड्रोलाइसिस आप जब कंसिडर कर रहे हो, जब आपने हाइड्रोलाइसिस कंसिडर नहीं किया, सिर्फ इसकी बात करी यहां तक की,
फिर आपने यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करवाया इसका, मतलब इसमें सिर्फ ऊपर वाला पार्ट में देखना। तो उस टाइम पे आपकी सोल्युबिलिटी ज्यादा थी, या जब आपने ये हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ में रिएक्शन कर दी तब आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ गई? किस केस में हाइड्रोलाइसिस ज्यादा हो गई? सोचो जरा, यहाँ से मतलब एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि इतना तो समझ में आ गया, अपन ने कर लिया, लेकिन सोल्युबिलिटी इस केस में क्या होगी? एनायन के केस में, है ना? ध्यान रखना, हमने कौन सा केस लिया? एनायन का। तो जब आप सिर्फ केएसपी की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो मेरे पास में अभी जो आपका सॉल्ट था वो ब्रेक डाउन हो रहा है CH3COO माइनस और Ag+ में, है ना? तो सोल्युबिलिटी थी आपकी कुछ, यहाँ पे मिली आपको सोल्युबिलिटी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें वाटर के साथ में एसिटेट आयन की रिएक्शन करवाई, मतलब क्या कि एसिटेट आयन यहाँ से हटने लगा, हाँ मैम। है ना? एसिटेट आयन यहाँ से हटने लगा, मतलब रिएक्शन और कहाँ जाने लगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। हाँ रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? इस सॉल्ट की सोल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। तो जब आप हाइड्रोलाइसिस कंसिडर करोगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि CH3COO दैट इज एसिटेट आयन यहाँ पे हटेगा। एसिटेट आयन हटेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस केस में हाइड्रोलाइसिस कंसिडर करने पर हाइड्रोलाइसिस solubility of salt increases। क्लियर आ गया समझ में? क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा? एसिटेट आयन हटेगा। तो एक तो ये था आपका, ये नॉर्मल वाटर में हमने यही चीज किस में करवाई है? सिर्फ वाटर में करवाई है। क्लियर हुआ भाई? स्क्रीनशॉट लो। अब हम एसिडिक बफर और बेसिक बफर में भी कराएंगे। तो ये मान लेते हैं हम कि ये वाला ए था, solubility इन वाटर। नेक्स्ट बी में हम देखते हैं solubility इन एसिडिक बफर। केस वही है हमारा, है ना? कौन सा वाला केस? जिसमें एनायन प्रेजेंट है। solubility इन एसिडिक बफर, और ऐसा एसिडिक बफर जिसका पीएच जो है, सपोज करो पीएच ऑफ एसिडिक बफर इज 3। तो हमारे पास में अगेन यही कहानी, उसी सॉल्ट के लिए बात कर रहे हैं, CH3COO Ag। ये आपका ब्रेक हो जाता है, इसमें अपने को ये सोचना है कि ये C इसमें गया, ये गया, ये तो आपको पता ही है। फिर मेरे पास में सॉल्यूशन एसिडिक बफर है, मतलब एसिडिक बफर है मतलब H+ आयन उसमें पहले से पड़ा हुआ है। हमने किस में चेक कर रहे हैं? एसिडिक बफर में चेक कर रहे हैं। तो एसिडिक बफर मतलब H+ आपका पहले से सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो इस एसिटेट आयन से जो वो पहले से पड़ा हुआ H+ आयन है वो रिएक्शन करेगा। तो CH3COO माइनस प्लस H+, और ये इसको किस में चेंज कर देगा? इसमें चेंज कर देगा। अब देखो, जब हम एसिटिक एसिड को तोड़ते थे तो हम क्या लिखते थे? एसिटिक एसिड को तोड़ते थे, CH3COH को तोड़ते थे, एसिटेट आयन प्लस एसिड, तो हम K लिखते थे, है ना? डिसोसिएशन। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/K। गेटिंग आ रहा है समझ में कि इसके लिए हम K लिखते तो इसको क्या हो जाएगा? 1/K। और ये K कितना हुआ करता था? 10⁻⁵। तो अब ये 1/K कितना हो जाएगा? 10⁵। 10⁵ के अराउंड, मतलब K इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा। K इक्विलिब्रियम अगर बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब है बेटा? कि रिएक्शन ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीशन की ओर जाएगी, लेकिन पूरा खत्म तो नहीं होगा। जैसे कि इसकी मैंने बोला कि ये सॉल्युबिलिटी, इसके जो कंसंट्रेशन है वो अपने ये मान लिया S। तो H+ के लिए मैं क्या लिखूं? क्या लिख सकती हूँ H+ के लिए? जल्दी बताओ। यहाँ पे दे रखा है 3,
तो 10 की पावर -3 रहेगा या प्लस में कुछ आएगा? ये स्टार्टिंग में था, फिर मैंने कहा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर जा रही है, मतलब ये आपका LR हो जाएगा, LR हो जाएगा, लेकिन पूरा खत्म तो नहीं होता, इसे हम Y मान लेते थे। तो मैं बोल रही हूँ कि ये क्या होगा, H+ क्या होगा बताओ? वही होगा। 10 की पावर -3 प्लस में कुछ होगा क्या? नहीं, बफर सॉल्यूशन तो नहीं होगा। हाँ, बफर है तो इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, और ये S हो जाएगा, S ऐसे रहेगा। तो अब यहाँ पे KSP क्या हो जाएगी? KSP इज इक्वल टू, जैसे ये Y हुआ आपका एसीटेट यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा Y, और ये क्या हो जाएगा आपका S, तो यहां से आपका KSP निकल के आ जाएगा, तो KSP इज SY। आया? अरे आया कि नहीं आया समझ में? हाँ मैम। हाँ, ये KSP हो गया। फिर आपके पास में तुझ्या आपण खाली पाहायचंय, तुला मला खाली बोलवायचंय, निघ तू गपचूप। क्या हो गया? Y क्या हो जाएगा यहां से? KSP अपॉन S। इस वाली इक्वेशन से हम बात करेंगे 1/K की, तो 1/K कितना हो जाएगा? S अपॉन Y इंटू 10 की पावर -3। Y की वैल्यू आपने निकाली थी, रखें जरा। सही है, तो यहां से हम S निकाल लेंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? √KSP इंटू 10 की पावर -3/K। देखो आया क्या? हाँ मैम। ठीक है, तो ये जो होगा सॉल्युबिलिटी किस में हो जाएगी हमारी? एसिडिक बफर में। ये जो फॉर्मूला आया ये किसके लिए आ जाएगा हमारा? सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक बफर। ध्यान रखें, यहां तक समझा? हाँ मैम। हाँ। हाँ, अब जरा सोचो कि एसिडिक बफर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या वाटर में ज्यादा होगी? सोचो जरा, स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा रही हूं उसको। देखो वहां पे क्या हो रहा था वाटर के केस में कि एसिटेट आयन से वाटर रिएक्ट कर रहा था, है ना? इस केस में यहाँ पे एसिटेट आयन से H+ रिएक्शन करेगा, तो ज्यादा यहाँ पे देखो Ka 1/K, मतलब Ka ज्यादा होगा, तो रिएक्शन कौन सी वाली फास्ट होगी, ये वाली या वो वाटर के साथ में रिएक्शन करने वाली ज्यादा होगी? ये तो तुरंत H+ को देखते ही क्या करेगा, रिएक्शन करने लग जाएगा। समझ आई बात को? तो यहां से एसिटेट आयन यहां से जल्दी हटेगा एज कंपेयर टू वाटर के साथ में रिएक्शन करने से। हाँ मैम समझा। हाँ, तो एसिडिक बफर में सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। इसी का सी पार्ट हो जाएगा हमारा सोल्युबिलिटी इन बेसिक बफर। मान लो POH 3 दे रखा है, CH3 COOH, केस हमने वही लिया है जिसमें आपको एनायन प्रेजेंट है, तो ये एक्वस ये लिखना ना भूले, इसकी सॉल्युबिलिटी SS है ना? अब सोचो जरा कि बेसिक बफर है मतलब क्या, OH प्रेजेंट है, हाँ। है ना? OH प्रेजेंट है मतलब ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? अब OH आपका इसके साथ में तो रिएक्शन कर नहीं सकता, OH माइनस रहेगा तो। हाँ मैम। हाँ, इधर हाँ। Ag+ के साथ में करता है अगर रिएक्शन, तो AgOH बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, मतलब Ag+ तो वैसे स्पेक्ट्रेटर आयन है आपका,
तो यहाँ पे आपके पास में बफर का तो कोई भी रोल नहीं होगा, सिर्फ किसका रोल होगा, नॉर्मल जो अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ओनली हाइड्रोलाइसिस। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर आया ना समझ में कि OH माइनस होगा तो OH माइनस यहाँ पे किससे रिएक्शन करेगा, तो किसी से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ही होगा। मतलब आपका जो एसिटेट आयन है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, जो कि अपन पहले इस तरह से करवा चुके हैं। ये आ गया आपका, इसको हमने S माइनस एक्स, ये x, ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 की पावर -3, लेकिन अगेन हम यहाँ पे बफर है तो 10 की पावर -3 ही रखेंगे। मतलब बढ़ कम होता है ज्यादा होता है, लेकिन वो कंपनसेट हो जाता है, इसलिए उसको सोचो ही मत। तो ओवरऑल क्या है कि अगर बेसिक बफर है तो बेसिक बफर में सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। हाँ या ना बोलो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, OH माइनस, ऑलरेडी बफर बेसिक है तो OH माइनस पड़ा हुआ है, तो OH माइनस का क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है ना? हाँ, तो नोट करने वाली बात यहाँ पे यही है कि इन बेसिक बफर, लेकिन किस केस में, ऐसे मत रट के बैठ जाना बेसिक बफर में सबकी, ऐसा सॉल्ट जिसमें एनायन पार्ट हाइड्रोलाइज होता है। इन बेसिक बफर ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ये पूरा लॉजिकल पार्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट of OH minus, the hydrolysis of acetate ion decreases, that is solubility decreases। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें कि हमने 3 बात करी थी, वाटर में, एसिड में और बेस में, तो सबसे ज्यादा कहां हो जाएगी आपका, एसिडिक बफर में, फिर कहां हो जाएगी, वाटर में, फिर कहां हो जाएगी, सबसे कम बेसिक बफर में। बट क्या याद रखना है, एनायन वाला पार्ट। अरे बात आई भाई समझ में? क्लियर है ना? हाँ मैम। ओके, अब ऐसे ही आपको अगर दूसरा पार्ट सोचना है जिसमें पूछा जाएगा, क्या होगा, जिसमें आप ये मान लो कि एक बार आपको मानना है कि सिर्फ एनायन पार्ट है, एक बार आपको देखना है कैटायन पार्ट है, और एक बार आपको देखना दोनों पार्ट ही हाइड्रोलाइज हो रहे हैं ना। ये 3 केस बनते हैं बेटा यहाँ पे, है ना। solubility of salt in which cation is hydrolyzed। तो जैसे हमने वहां पे 3 पार्ट देखे थे, वाटर में, एसिडिक बफर में, बेसिक बफर में, वो देखेंगे। यहाँ पे केटायन वाला पार्ट लेना है, मतलब NH4Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, सोल्युबिलिटी SS। तो पहला वाला पार्ट हमने देखा था वाटर में, तो इसमें भी देखते हैं सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो वाटर के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, NH4 प्लस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और H प्लस। तो यहाँ पे ये S माइनस एक्स, एक्स एक्स, तो ऊपर से भी क्या हो जाएगा, S माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे तो KSP के टर्म्स में बात करेंगे, इधर हम क्या बात करेंगे, KW अपॉन KB, देखो बेस है ना इसलिए, तो KSP यहाँ से क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू S माइनस
एक्स और के डब्ल्यू अपॉन के बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एस माइनस एक्स। दोनों को सोल्व करके एस और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ मैम। हाँ, अब ऐसे ही आप बेसिक बफर में सोचो जरा कि बेसिक बफर में क्या होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इन बेसिक बफर है मतलब पहले से ओएच पड़ा हाँ है ना। NH4Cl, यहाँ पे आपके पास में NH4 प्लस प्लस Cl माइनस SS NH4 प्लस OH माइनस यहाँ से रिएक्शन करेगा तो NH4OH। यहाँ पे जैसे NH4OH को तोड़ने के लिए हम Kb लिखा करते थे तो वहां पे क्या लिखेंगे 1/Kb लिख देंगे। यस, ये 10 की पावर -3, ये भी 0। बाद में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा है इक्विलिब्रियम की वैल्यू तो S पूरा खत्म हो जाएगा, Y मान लेंगे इसको 10 की पावर -3। ये क्या हो जाएगा आपका S। अगेन ध्यान रहे कि OH माइनस का कुछ भी चेंजेस नहीं होना है क्योंकि बफर है। तो यहाँ से KSP क्या आ जाएगी मेरे, KSP इज इक्वल टू वही सेम SY हो जाएगा, ठीक है। और 1/KB क्या हो जाएगा, 1/KB इज इक्वल टू S अपॉन KSP बाई 10 की पावर -3। तो S निकाल लेना यहाँ से आपको आया समझ में। हाँ मैम। हाँ, तो क्या आ जाएगा S यहाँ से देखो जरा, KSP इंटू 10 की पावर -3 अपॉन KB अंडर रूट में। मैम वो ऊपर से कुछ स्क्वायर आएगा गड़बड़ ना। करी क्या मैंने, हाँ कि नहीं। अच्छा, डायरेक्ट मैंने जल्दी जल्दी में यही लिख दिया। एक मिनट फिर से कर लेते हैं। यहाँ से 1/KB हम लिखेंगे S अपॉन Y इंटू 10 की पावर -3। हाँ, हाँ तो y यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज जो पिछले बार किया था वैसे ही हो जाएगा। हाँ मैम। अब ऐसे ही एसिडिक बफर में सोच लो हाँ जरा। मैम। तो इसके पहले वाला भी नहीं किया था। एक मिनट है ना, अपन अंडू कर देते हैं उसको। रुक जा। इन एसिडिक बफर में pH आपका 3 रहेगा तो NH4Cl सोल्युबिलिटी SS रहेगी। NH4 प्लस से H प्लस ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वाटर इसमें रिएक्शन नहीं होगा। H प्लस इसके साथ में रिएक्शन करेगा, HCl बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस होगा तो H प्लस आया तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, NH4 प्लस की डिक्रीज हो जाएगी और ओवरऑल सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट थर्ड, solubility of salt in which cation and anion both are hydrolyzed। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लिए है ना, आपके पास में दूसरा भी कोई सा एग्जांपल हो सकता है लेकिन तरीका यही रहेगा बेटे, है ना। जैसे आपके पास में CH3COON ये आता है, नहीं ये कैसे ले सकते हैं, Na थोड़ी नहीं आएगा। अपन लेते हैं CH3COONH4 लेते हैं।
क्योंकि Na प्लस तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले वही चीज करेंगे इन वाटर। अब देखते हैं वाटर में किसमें ब्रेक होगा ये, CH3 COO ब्रेक्स इन CH3 COO माइनस प्लस NH4 प्लस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S। अब ये दोनों ही क्या करेंगे, वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, सही है ना। हाँ तो CH3 COO माइनस NH4 प्लस प्लस H2O। तो यहां से क्या बना देगा, CH3 COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा और NH4OH बन जाएगा। तो इस केस में मेरे पास में KW क्या हो जाता है, KW इज इक्वल टू, सॉरी, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, KW अपॉन K इंटू KB हो जाता है ना, KH इज इक्वल टू। तो ये था मेरे पास में S माइनस एक्स, S माइनस एक्स, ये x, ये x। अगर ये x है s माइनस एक्स, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा s माइनस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा s माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो अब KSP देख लेते हैं, KSP क्या आ जाएगा यहां से, s माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, s माइनस एक्स। इसके लिए KSP देखेंगे तो ये आ जाएगा s माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर हमारे पास में KW अपॉन K इंटू KB क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन s माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी, क्लियर। अगेन ऑन सॉल्विंग s और x की वैल्यू देख लेंगे। हाँ तो ये आपका अब वाटर का हो गया, फिर बेसिक बफर और एसिडिक बफर में देख लो, सोच लो जल्दी। इसको मैं हटा रही हूँ, बी पार्ट। इन बेसिक बफर POH आपका 3। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में CH3COONA है, इसमें से आपका क्या मिलता है CH3CO माइनस और NH4 प्लस। तो बेसिक बफर है मतलब OH पहले से पड़ा हुआ है, तो NH4 प्लस रिएक्ट करेगा OH से, ये तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये देगा NH4OH। क्या लिखेंगे 1/KB। ये पहले 1/KB मतलब ये S था, ये 10 की पावर -3 था, ये 0 अभी। फिर रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, 1/KB मतलब KB की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ से मेरे पास में कंप्लीशन की ओर जाएगा, LR हो जाएगा, इसे हम Y मान लेंगे, ये 10 की पावर -3 रहेगा, ये S हो जाएगा। तो 1/KB यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/KB आ जाएगा S अपॉन Y इंटू 10 की पावर -3। ऊपर से अब देखो, इसको जरा सॉल्व कर लो। वैसे ही जैसे Y की वैल्यू हम लेके आते थे, यहाँ से हो जाएगा। हाँ मैम। बताओ क्या होगा, अरे Y की वैल्यू हो जाएगी KSP अपॉन AS।
तो यहाँ से है ना, तो यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस, तो वहां से KSP इक्वल टू SY आता था, तो y की वैल्यू अपन यहाँ से देखते थे, तो मैंने कहा था यहीं से मैंने उसको जल्दी जल्दी बताया। देख लो बेटा, तो मेरे पास में यहाँ पे NH4 प्लस, इसको S था, ये 10 की पावर -3 था, इसको मैं 0, फिर ये कंप्लीशन की ओर पे जाएगी तो y हो जाएगा 10 की पावर -3 S, तो 1/KB S अपॉन y इंटू 10 की पावर -3, तो y क्या आता है KSP अपॉन S, तो यहाँ से वैल्यू रखो KSP बाई S इंटू 10 की पावर -3, S विल बी KSP इंटू 10 की पावर -3 अपॉन KB। क्लियर? हाँ चलो हाँ मैम। अब लास्ट हमारा किसमें है? इन एसिडिक बफर pH 3 के अराउंड, तो क्या क्या डायरेक्ट सोचो क्या आ जाएगा? एस, यहाँ पे के भी आया था बेसिक बफर में, तो इसमें क्या आ जाएगा? KSP एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √KSP इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ओके, के आ जाएगा। वही सब कहानी करेंगे तो आ गई बात समझ में? अब जब हमने ये देखा कि केटायन और एनायन दोनों हाँ हैं, मैम। हाँ, सिर्फ वही करना है पूरी कहानी, बार बार अब उसको करके। बात ये है कि आपके पास में जब दोनों थे केटायन और एनायन, तो अब हम सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करेंगे? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? किसमें ज्यादा होगी बताओ? बताइए। इसके लिए मुझे पता होना चाहिए Ka और Kb में क्या रिलेशन है। अरे दोनों ही है ना मेरे पास में, यहाँ पे Ka भी आया Kb भी आया, तो इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb, इसका क्या मतलब है? Ka इज ग्रेटर देन Kb एसिडिक मतलब सॉल्यूशन, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। या, तो इस केस में बेसिक बफर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिडिक, फिर सबसे कम वाटर में। अगर Ka कम है Kb से, तब क्या हो जाएगा? एसिडिक में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, बेसिक ज्यादा होगी। टू में, है ना? सोच लेना इसको कैसा कैसे आया है, समझ में आ जाएगा। काय हुआ डामरे, क्या हुआ बेटे? तो ये कहानी थी हमारी सॉल्युबिलिटी की। क्लियर? दोनों इक्वल हो गए तो फिर एसिडिक और बेसिक सेम हो जाएगा। हाँ बेटे, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, दोनों अगर इक्वल हो गए Ka इक्वल टू Kb तो K इक्वल टू Kb इक्वल हो जाएगा, तो आप ऐसा कैसे हो सकता है? फिर PaOH और pH बेसिक बफर और एसिडिक बफर का मतलब ही क्या रहेगा? हाँ। अब तुमसे मुझे थोड़ा सा चर्चा करना है अबाउट इंडिकेटर। नालायकों, मैंने इतनी बार एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमने एसिड बेस की बहुत सारी रिएक्शन करवाई है और पीएच फाइंड आउट करे ना अपन ने सबके।
हाँ, हाँ मैम। तो अलग से कुछ चीज नहीं। आपने एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में सुना होगा, बेक टाइट्रेशन के बारे में सुना होगा। हाँ। क्या होता है बैक टाइट्रेशन? वो सब यहां से लिंक कर सकता है, इसलिए बोल रही हूँ। बेक टाइट्रेशन का क्या मीनिंग था? बताओ ना यार बेटा। मैं इसलिए रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों ने फिनोल्फथेलिन, इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, ये सब आपने पढ़े होंगे ना। तो एक बार वहां से आपको क्या देखना है कि किस पीएच पे किस इंडिकेटर का क्या यूज, क्या रोल रहता है। यहां से वहां से दोनों चीजें लिंक करेगी, है ना। तो जब हमने रेडॉक्स में टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बताया गया होगा, तो एक बार जाके वहां से थ्योरी देख लेना इंडिकेटर के बारे में, और पीएच का क्या रोल रहता है इंडिकेटर पे। और अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पीएच से रिलेटेड रिएक्शंस पढ़ी थी कि इतने पीएच पे ये हो जाता है, उतने पीएच पे ये हो जाता है। ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का जो रोल है वो हर जगह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अपन ने देखा है कि हर जगह अपन ने किस पे काम किया है, पीएच पीएच निकाले अपन ने। तो वो हर जगह टांग अड़ाता है। तो ये वाला चैप्टर ऐसा कैलकुलेशन वाइज अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है चीजों को। इसलिए थोड़ा सा अपना विजन जो है वो वास्ट लेके चलना, इसको अच्छे से कर लो। 2-4 दिन लगेंगे इसको थोड़ा और, मतलब अभी अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर कुछ नहीं किया है, मैं कुछ फार्मूला आपको कल तक सेंड कर दूंगी, शॉर्ट नोट्स टाइप, है ना, एक साथ आयनिक के। बट डिटेल में तो क्वेश्चन वगैरह यहाँ से हुए हैं। और अब बताओ मुझे एक्सरसाइज 1 का क्या हुआ बेटा? मैंने कहा था एक्सरसाइज 1 सोल्व करनी है। मैम 25 तक हुए? क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ मैम, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो पूछ ले यार बेटा, है ना, अपनी जिम्मेदारी पे।